वेलकम टू द माय चैनल एवरीवन। मैं सुमित और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस पर बात करनी चाहिए। ये जो समय है अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो चल रही है चीज़ें, अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत ही प्रभावशाली देश का एक प्रतिनिधि आकर के, डोनाल्ड ट्रंप आकर के ये कहते हैं कि अब हम मध्यस्थता करेंगे, बीच बचाव करेंगे, और उनके बोलने मात्र से रुक जाती है चीज़ें। भारत के लोग अपने दिल दिमाग पर इस बात को रख लेते हैं कि भारत की सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, जब कोई और आकर के निर्णय लेगा तो। ये उनकी बात उचित है, कहनी उचित है, लेकिन हम लोग आज समझेंगे कि क्या किया जा सकता था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, और भारत कब ऐसे एक पायदान पे पहुँचेगा, कब ऐसे एक लेवल पे पहुँचेगा जहाँ निर्णय लेना किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद के हाथ में होगा। हम उस बात को भी समझेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें किस-किस क्षेत्र में कार्य करने चाहिए, अपने डिफेंस को किस प्रकार से जो है हमें और मजबूत करना चाहिए, हमारी रक्षा क्षेत्र को कैसे जो है हमें कम से कम एक ऐसे पायदान तक ले जाना है, ऐसे एक लेवल तक पहुँचा देना है, जहाँ पे हम लोग जो है अपनी बात को रखने के लिए सक्षम हों। कोई और देश आकर के हमें ये ना सिखाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भारत की जनता जो है बहुत भावुक है और उनको लगता है कि युद्ध जो है वो हो जाना चाहिए था। उनकी बात भी कहीं न कहीं जायज़ है, क्योंकि लगातार जो हो रहा है ये चीज़ कि कुछ लोग आते हैं बंदूक के साथ, कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और मासूम भारतीयों को जो है वो मारते हैं। लगातार ये घटना हो रही है, ख़ास करके 2000 के बाद से। तो भारत को ऐसे क्या मेजर स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जिससे जो है भारत अमेरिका जैसा निर्णय ले सके, रसिया जैसा खुद का निर्णय ले सके? उस पे बात करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आज का सेशन लंबा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप एक सिंसियर नागरिक की तरह सुनेंगे और समझेंगे इन सब बातों को, क्योंकि अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो फिर आप 2-4 लोगों को बताते हैं और फिर उससे जो है कम से कम समाज में जो है एक ये धारणा होती है कि हमें किस प्रकार से चलना है आगे। बेतुके बात नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे उसका जो है, कैसे भारत में कौन-कौन से स्टेप बाय स्टेप हमें जो है चीज़ों को ठीक करना होगा, जिससे हम एक निर्णय लेने वाली जो है देश के रूप में सामने उभरे और विश्व में कहीं भी ऐसे कोई अगर युद्ध हो रहे हों, तो उसमें हमारे निर्णय काम आएँ। किसी ने कहा भी है कि युद्ध को टालने का जो है एक बहुत बड़ा रास्ता होता है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के रक्षा बजट को देखेंगे और कंपेयर करेंगे खास करके अमेरिका के साथ। आज कंपेयर हम पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे खुद को। पाकिस्तान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान को 1 सप्ताह के अंदर पूरा ख़त्म कर सकता था। भारत के पास उतनी शक्ति है। भारत अगर विदेशी हथियारों का प्रयोग ना भी करे फिर भी वो कर सकता है, क्योंकि भारत के पास अपनी एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग उसका नाम भी देखेंगे, गिनेंगे और समझेंगे कि और कहाँ-कहाँ पे सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले अगर रक्षा बजट की बात की जाए, तो हाल ही में जो है 9 दशमलव समथिंग % का जो है उछाल देखने को मिला। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में $895 बिलियन का जो है वो बजट था 2025 का। अब हम कंपेयर करेंगे भारत के साथ। भारत का आप समझिए $78.8 बिलियन है। ये जो आंकड़े हैं, ये दिखाते हैं कि आप अभी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। निर्णय वही लेगा जो सबसे ताकतवर होगा। आपने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जो रक्षा बजट है, तो रक्षा बजट हमारा 9% के आसपास जो है उछला था। इस बार का मतलब प्लस किया गया, बढ़ाया गया। लेकिन अमेरिका हमसे अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा स्तर पे आगे है। पूरी दुनिया में बोले तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही है। भारत को क्या करना चाहिए ऐसे चीज़ों के लिए, मतलब अपने बजट को बढ़ाने के लिए, या फिर हम कैसे जो है डिफेंस में आगे बढ़ें? क्या-क्या करना चाहिए स्टेप? वन बाय वन समझेंगे। और इसको ऐसे नहीं कि बस अपनी बातों से, ठीक है, सिर्फ बोलने के अंदाज में इसको बयां किया जाए। इसको दिखाने से भी अच्छा रहेगा कि हम किन-किन क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप फैक्ट पे बात करते हैं तो चीज़ें तथ्यात्मक होती हैं, तार्किक होती हैं, और इससे आप जो है अपनी बातों को पुष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीआरडीओ जो है किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को ला रहा है। हमारे भारत में ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भारत किस लेवल पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे आगे जा कर के कि हम भी जो है रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही ज़्यादा उन्नत राष्ट्र हैं। आपको डीआरडीओ के बारे में पता होगा, आपको इसरो के बारे में पता होगा। आपने लेकिन आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, आप लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं।
इन कंपनियों में आप देख पाएँगे कि जो स्टार्टअप्स हैं, उनका योगदान बढ़ रहा है। और कभी भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है, जब सभी लोग एक साथ आकर के एक मंच पर अपनी बातों को रखते हैं। अभी आप देख पाएँगे करीब यहाँ पर भी 18-20 ऐसे एक्टिव स्टार्टअप्स हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ जो है वो बना रहे हैं। कुछ इंडिजीनियस बना रहे हैं, कुछ कहीं से टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे कि आने वाले बजट में भी आपको बजट में, आर्थिक सर्वेक्षण में और तरह-तरह की आपको जो है न्यूज़ वगैरह मिलेंगी कि अब हमारे इस क्षेत्र में ये काम किया गया और ये काम किया गया। मतलब डेवलपमेंट्स आपको अब नज़र आने शुरू हो जाएँगे। अगर बात की जाए डीआरडीओ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो मैं आपको लिस्ट दिखाता चलूँ और वन बाय वन आपको समझाता चलूँ कि हम लोग भी पीछे नहीं हैं, वर्क कर रहे हैं उस पे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको रफ़्तार दिया, तेज़ धार दिया उसको, ठीक है? अपने जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है, उसके ऊपर काम करने के ऊपर जो हम लोगों ने अगर तेज़ किया रफ़्तार अपना, तो फिर हम भी जो है एक अच्छे लेवल तक आ पाएँगे। हाल ही में जो है डीआरडीओ ने गौरव नाम का एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, जो कि एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ग्लाइडर बॉम्ब है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये किस प्रकार दिखता है और इस पर काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से एक आपका अंडर वाटर अनमैन्ड एरियल करके होगा, एरियल। ये भी जो है कहीं न कहीं पानी के अंदर रहेगा और ये इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है टेक्नोलॉजी वर्क करेगी और बिना मानव के प्रयोग के, मानव की सहायता के उसमें वो काम कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। आजकल एनर्जी वेपन्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका लेज़र गाइडेड जो वेपन्स है वो सब बन रहे हैं। और उसमें फिर जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स पे भी देखने को मिला। आप इमेज के माध्यम से लगातार देख रहे हैं उसको। तेजस MK1A इस पे काम चल रहा है। उसके बाद स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड करके एक है उपकरण, वो बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग कई स्तरों पे काम कर रहे हैं, डीआरडीओ बहुत काम कर रही है इस पर। भारत को अभी जो है जिन-जिन स्तरों पे और काम करने की ज़रूरत है, उसकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से @2047 के बारे में पता चला होगा कि हमारा ये जो है एक लक्ष्य है कि हम 2047 तक अपने आप को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वहाँ तक लेकर के जाएँ। और उसमें जो है बहुत सारी उन्नति जो है, हर क्षेत्र में उन्नति की बात को जो है वहाँ पे की गई है। अभी हमें राजनीति विचारधारा से बाहर निकल कर के, राजनीतिक जो भी चीज़ें चलती हैं उनसे बाहर निकल कर के, और पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि हमें जो है अभी ख़ास करके ऐसे सिचुएशन में जब वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, तब हम जो है पहले अपने राष्ट्र को मजबूत करें, उसके बाद हम पार्टी पॉलिटिक्स करें। तो विचारधारा भी बदलनी चाहिए पार्टियों के अंदर ख़ास करके, ताकि जो है निर्णय लेने में आसानी हो। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है @2047 जिस पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरा जो है हमारा, आप लोग सुने होंगे कि स्टेम करके एक एजुकेशन सिस्टम है। स्टेम मतलब साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें आप लोग नामांकन जो है बहुत कम देख पा रहे होंगे कुछ सालों में। आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, इसको एक कठिन सब्जेक्ट मानते हुए जो है इसमें इनरोल नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसमें इनरोल नहीं करेंगे तो आप समझिए कि कैसे हम साइंस एंड टेक में आगे बढ़ पाएँगे, कैसे जो है नए-नए वैज्ञानिक उभर के आएँगे और कैसे हमारी ये समस्या दूर होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम आज प्लान कर रहे हैं और कल के कल हम लोग जो है अमेरिका को टक्कर दे पाएँगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है धीरे-धीरे धरातल पे काम करना पड़ेगा और समय दर साल जो है, समय दर समय ये जो है कहीं न कहीं ठीक चीज़ें होती जाएँगी। उसके अगर बात की जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बोलना था सबसे शुरू में, वो जो मैंने छोड़ दिया, सबसे पहले होता है राष्ट्र प्रेम। आप किसी भी जात धर्म के हों, किसी भी पार्टी से कनेक्टेड हों, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है पहले भारत के बारे में सोचें, राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को रखें। अगर राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम ही नहीं है, तो फिर आपका राष्ट्र जो है कभी भी अमेरिका जैसा कम से कम तो नहीं बन पाएगा। चाइना भी बहुत दूर की बात है। तो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, उसके लिए हम जो है ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्लान, पूरा तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी जा कर के हम अचीव कर पाएँगे इन सब चीज़ों को। तो पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए भारत के अंदर। एक बड़ी समस्या है भारत में, वो है ब्रेन ड्रेन। आज अमेरिका अपने आप को बोलता है मैं सुपर पावर हूँ, तो सुपर पावर में आप चेक करेंगे लिस्ट, तो उनके ज़्यादातर वैज्ञानिक भारतीय हैं। 30% के आसपास जो है एक डेटा था कि 30% के आसपास के करीब जो है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं इन सब क्षेत्रों में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय इंजीनियर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं वहाँ। अगर ये ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ होता, भारत में ऐसी सुविधाएं मिली होती, तो हम लोग आज एक ऐसे पायदान पर होते हैं जो
खुद को संतुष्ट कर पाते, खुद को हम एक प्राउड फील करवा पाते ज़्यादा, अमेरिका से कंपेयर कर पाते आज। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। अच्छे पढ़े-लिखे लोग जो IIT, NIT इन सब से जो पास आउट हो रहे हैं, वो कम से कम भारत में रहे, भारत में योगदान दें। और मैंने पहले ही बोला कि राष्ट्र प्रेम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में पैसों का विचार आता है, अच्छी सुख-सुविधा का विचार आता है, तो कभी भी आप जो है, इस राष्ट्र प्रेम वाली भावना को नहीं जागृत कर पाएँगे अपने अंदर, और ये समस्या बनी रहेगी कि हम जो है छोटे-छोटे देश से भी जो है, अपना सर नीचे करवा लेंगे, शर्म के मारे। और अमेरिका जैसा देश आकर के हमें जो है बीच में सिखाएगा कि आपको मध्यस्थता कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है इंडिजिनियस चीज़ों पे काम करेंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऐसा ही काम करता है। हम लोग इंडिजिनियस आइटम्स पे वर्क करेंगे, हम लोग इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम पे वर्क करेंगे, सॉफ्टवेयर से वर्क करेंगे। अभी भी आपके सामने जो राफेल वगैरह जो आ रहे हैं, तो राफेल वगैरह जो आ रहे हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज़ होता है, ये फ्रांस का यूज़ होता है, उसमें टेक्नोलॉजीज़ फ्रांस की लगी हुई है। जस्ट सपोज़ कि कभी फ्रांस के साथ हमारी बनी नहीं, तो फिर हमारा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। उसी प्रकार से हमारा जीपीएस सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम वर्क करता है। आज भी आप जीपीएस जिस पे आप रिलाय करते हैं, वो गूगल का है, जो जनरल जो एक इंसान यूज़ करता है। तो हमें कहीं न कहीं खुद की चीज़ों पर भरोसा करना होगा, अपनी चीज़ों को डेवलप करना होगा, अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करना होगा, और जो नए क्षेत्र हैं, खास करके साइंस एंड टेक का जो क्षेत्र है, उसमें अपनी रुचि को बढ़ानी होगी, वरना भारत जो है ऐसी समस्याओं से लगातार जूझता रहेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो भारत सरकार पता नहीं नज़र दे रही है, नज़रअंदाज कर रही है, या जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है, पता नहीं। तो वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, R&D। इज़राइल जैसा देश, मानता हूँ कि उसकी बैकिंग अमेरिका ने की है, लेकिन वो एक ऐसा देश है, अगर अमेरिका बैकिंग ना भी करे तो वो खुद में सक्षम है बहुत सारे देशों को, कम से कम तो है बहुत सारे मतलब लंबे समय तक रोकने के लिए जो है वो सक्षम है देश। उसके आसपास में बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आज तक जो है उसको वहाँ से कोई हटा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। अभी हाल ही में गाज़ा की जो घटना हुई, आपने गाज़ा देखा होगा, गाज़ा को उसने किस प्रकार से तहस-नहस कर दिया। तो बहुत पावर होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसको समझना होगा। R&D में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर R&D आप नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, किसी भी देश की उन्नति में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समस्या है। अगर डेटाज़ की बात करें तो भारत सरकार ने 0.7% का जो है यहाँ पर R&D किया हुआ है पूरे बजट का। अगर वही हम बात करेंगे चाइना की, तो वो 2.4% करता है। अगर हम बात करेंगे इज़राइल की, तो वो 4.4% करता है। तो हम लोग कहाँ हैं? किस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं? आज भी हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान पे बात करते हैं, जो कि ठीक हो जानी चाहिए थी पहले। ये फेल्यूर है कि हम आज भी बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान पे। अगर हम आज बात कर रहे होते साइंस एंड टेक, AI पे बात कर रहे होते, हम बात कर रहे होते डेटा मैनेजमेंट पे बात कर रहे होते, बिग डेटा पे बात कर रहे होते, हम लोग रडार पे बात कर रहे होते, हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे होते, तो फिर जो है अपने आप को हम एक अमेरिका जैसे एक उन्नत राष्ट्र के रूप में, या फिर एक प्रभावशाली, शक्तिशाली, जो भी बोलिए, उसके रूप में देख सकते थे। तो इन चीज़ों पे जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप। तब जा कर के हम जो है आने वाले 10 साल, 20 साल में ऐसे एक पोजीशन पे होंगे जहाँ निर्णय ले सकें। वैसा नहीं है कि भारत आज उन्नति नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, वो विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। अगर वही बात किए जाए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो लगभग हम लोग फिर से 3 के आसपास में हैं। विश्व में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जापान भी पीछे होने वाला है। और अब थोड़ा कंपेयरिंग कर लेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और ये वीडियो लंबा बनाने का मकसद भी यही था कि थोड़ा इन सब बातों पे बात किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं अभी, उस पे एक समझदारी, एक आपका परसेप्शन बन जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जल्दबाजी में और भावनाओं में बह करके हमें युद्ध की ओर जो है अभी खुद को झोंकने से रोकना चाहिए, क्योंकि हम अभी उस तरीके से पूरे तैयार नहीं हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन कीजिए, स्ट्रैटेजी ठीक कीजिए, अपने कार्य पर फोकस कीजिए, आपको किन-किन क्षेत्रों में कार्य करना है। उसके बाद आप तैयार जब हो जाएँ, तो फिर आप किसी भी देश के साथ आँख से आँख मिला कर के बात कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे कि अमेरिका किस प्रकार से अपनी चीज़ों को लेकर के चल रहा है, क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करते हैं चीज़ों से, दूसरे देशों से कंपेयर नहीं करते हैं, तब तक हम खुद के बारे में नहीं समझ सकते। खुद के बारे में मतलब कि कैसे काम करना है, किस लेवल तक जाना है, ये नहीं समझ पाते। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है कंपेयर करना। अगर अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका में आप देखेंगे कि मैं आपको कुछ फ़ोटोज़, पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे
कि किस प्रकार से इनके जो है जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं। ये जो फाइटर जेट्स हैं ये 5th जनरेशन, अभी 6 पे भी काम कर रहा है वो। तो इनका जो जनरेशन चेंज हो रहा है, मतलब कि ये ऑटोमेशन मोड पे चला जाएगा, बिना इंसान के आएगा फिर मार करके आपको चला जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें डाली जाएंगी 6th जनरेशन में, 5th जनरेशन में। तो भारत जो है अभी इस लेवल तक अचीव नहीं कर पाया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि R&D बहुत ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उनका F-15 है ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन करके है, F-52 है, सॉरी F-22 है उनका रैप्टर, F-35 है। उनके पास बॉम्बर हैं अलग अलग, उनके पास ड्रोन्स हैं, बहुत उन्नत किस्म के ड्रोन हैं, आप पिक्चर में सब देख पा रहे होंगे। और भारत भी है इस पे काम कर रहा है अभी, भारत भी अन्य अन्य क्षेत्रों पे काम कर रहा है, लेकिन हमें जो है अभी भी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, हमारा जो है लेक्चर लगभग कंप्लीट हुआ है। हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। और अभी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं लास्ट में कहना चाह रहा था सभी से, कि जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। कभी कभी सही भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गलत होते हैं। अभी जो युद्ध के हालात हैं भारत में, तो इससे दो तरह के लोग दिखते हैं भारत में, दो तरह के लोग देखे जा रहे हैं, पाए जाते हैं सिंपली। पहले वो जो ये चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, और उसके लिए जो है वो बहुत चीज़ों का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो जान रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए युद्ध, ये भी बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, खास करके बॉर्डर से नज़दीक लोग हैं, उनके लिए जान माल की हानि हो रही है। डेटाज आप देख पा रहे होंगे, डेली न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे समस्या बहुत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमाणु जो हथियार हैं वो इतने विनाशक होते हैं कि उसका आपने प्रभाव जो है वो देख लिया होगा जापान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के भी जो ट्वीट था उसके में भी कुछ ना कुछ दिख रहा था कि वो जो है, आप ट्वीट को भी मैं इसमें लगा दूंगा, आप ट्वीट भी देखिए कि उन्होंने ट्वीट क्या किया था। उस ट्वीट से समझने की कोशिश कीजिए। वो बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल कैन डाई। तो वो मिलियंस ऑफ पीपल कब मरते हैं? मिलियंस ऑफ पीपल तब मरते हैं जब बहुत बड़ी एक जो है, जब परमाणु बम अटैक होता है तब, सिंपली। तो कहीं ना कहीं हम जो है अभी इसके लिए प्रिपेयर बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। आप लोग को एक बात खुद से सोच करके देखिए कि क्या आपने बंकर बनाया, क्या आपने कोई ऐसी शिक्षा ली, कोई ऐसी ट्रेनिंग ली है? भारतीय लोगों को ऐसी कोई ट्रेनिंग पता है जिस समय कि परमाणु अटैक हो रहे हैं तो कैसे आप बचें? शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, या फिर किसी भी एंगल से आप सोच करके देखिए कि कभी ऐसा अटैक होता है तो क्या आप बचने के हालात में हैं? तो जब हम बचने के हालात में नहीं हैं तो खुद को पहले तैयार करेंगे। वैसा सिचुएशन जब आ जाता है, जब जान जाने की ही बारी आ जाती है, ठीक है, तब लास्ट में ये कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय है, समझने की ताकत है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं दूसरों से, और अनुभव से भी बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो जापान का अनुभव हमारे सामने है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कब्रिस्तान बने, या हमारे एक जल्दबाजी के फैसले की वजह से जो है कब्रिस्तान बने। क्योंकि आपने एक और कहावत बहुत फेमस है कि बंदर के हाथ में नारियल। वो पाकिस्तान के जो हैं दिख रहे हैं जितने भी आपके, तो आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि राजनेता की बात सैनिक नहीं मानते, जो सेना के अध्यक्ष होते ये सब नहीं मानते, ठीक है, और इनकी बात आतंकवादी नहीं मानते। वहाँ 3 प्रकार की जो है चीज़ें चल रही हैं। एक राजनेता राजधर्म अपना निभा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इमरान खान टाइप के लोग। एक है आपके आसिफ मुनीर टाइप के लोग हैं, और एक आतंकवादी जो सरगना इतने सारे बने हुए हैं वहाँ पर वो। तो सबके पास अलग अलग ट्रिगर्स हैं, अलग अलग अपने अपने सबके जो हैं एजेंडे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परमाणु अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये, मैंने पहले बोला कि ये बंदर है और बंदर के हाथ में नारियल लगी हुई है। इसलिए समझना होगा कि हम कब तैयार हैं, कब नहीं तैयार हैं। समय आएगा उसका भी एक जो है यहाँ पर, जब समय आ जाएगा वैसा, जब हमारी जान माल की बात आ जाएगी, तो फिर जो है अंततः ये प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी वैसी सिचुएशन नहीं है। चलिए हम लोग फिर किसी और टाइम ये सब डिस्कस करेंगे। किसी को लग सकता है कि सर ने बोला कि अभी ये सिचुएशन नहीं है, और उनको लग रहा होगा कि देश का प्रधानमंत्री झुक गया, या प्रॉब्लम, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो है वो कह रहा है कि वॉर नहीं होनी चाहिए और किसी और की बात मान ले रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है, बहुत सारी जो न्यूज़ें आ रही हैं वो इस बात को लेकर के आ रही हैं कि वो परमाणु अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से जो है ये ट्रंप ने रोक लगाई। अभी सिर्फ अटकलें हैं, कयास लगाई जा रही है, कन्फर्मेशन नहीं है।
जब कन्फर्मेशन आ जाएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आप जान पाएँ। और जज़्बाती नहीं होना चाहिए एक इंसान को, एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख है कि जज़्बाती नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजिकली आप किसी को जो है टैकल डाउन करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रैटेजी बनाइए, प्रोसेस फ़ॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तब जो है आप किसी को टैकल करने के प्रयास में रहिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों ने सुना इतनी लंबी देर तक, 20 मिनट का वीडियो। अगर नए हैं आप लोग तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर नए हैं आप लोगों को कुछ लगता है कि सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है अपने भाव को रखिए। और मैं जानता हूँ कि दोनों टाइप के लोग हैं, भावुक भी हैं और कुछ लोग हैं जो दोनों पक्ष में हैं, मतलब चाहते हैं लड़ाई और नहीं भी लड़ाई चाहते हैं, मतलब दोनों टाइप के लोग हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स को रखिए, जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।